मिट्टी की महिमा मिटने में मिट मिट हर बार संवरती है। ये हमारे पूर्वजों ने अपने खून से सींचा हुआ है, तो जो भी इस फ्लैग को देखता है उसके अंदर एक जज्बात जागता है, एक जोश जागता है। मिट्टी मिट्टी पर मिटती है, मिट्टी मिट्टी को रचती है। हमारा चाहत यही है कि हम अपने भारत माता की रक्षा करें। 1948 के बाद जितनी भी जंगें हमने लड़ी हैं, हर जंग में हमने पार्टिसिपेट किया। मर मिटने के लिए तैयार हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम रुकते नहीं है, बर्फ हो, रात हो, अंधेरा हो, तूफान चल रहा हो, यहाँ पे इनकी वीरता को हर कोई को सलाम करते हैं, उनको हर कोई इसको इज्जत देते हैं। वतन की मिट्टी का मोल बड़ा है और माटी के लाल से बेहतर इसे कौन समझता है। आपको हर गांव के हर घर में एक फौजी या दो फौजी जरूर मिलेंगे। तो जो हमारे रिक्रूट आते हैं मोस्टली उनके रिलेटिव, बेटे, भाई, बहन, भतीजे सब वो आते हैं उनके। इस इलाके में पैदा हुए हैं और इस इलाके को बखूबी जानते हैं। यहाँ हर किसी को एक सपना रहता है कि हाँ मैं बड़ा होकर एक देश का सेवा कर सकूं। दुनिया की सबसे ऊंची ट्रेनिंग ग्राउंड पर प्रशिक्षण पाने वाले अकेला ट्रेनिंग सेंटर से, जो कि हाई एल्टीट्यूड एरिया में है, ये 11,000 फीट के ऊंचाई पे है। पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी रिक्रूट को इतने ऑल्टीट्यूड में नहीं ट्रेन किया जाता है। सांसों की सर्वाधिक क्षमता वाले, हर ऊंचाई फतेह करने वाले, हर तापमान सहन करने वाले, सरहदों के सर्वशक्तिशाली रक्षक लद्दाख स्काउट्स। लद्दाख स्काउट्स यहाँ के लद्दाख के लोगों के लिए एक मिसाल है, उनका एक प्राउड है। ऐसा काम करे जो कि पूरे दुनिया सब लोग हमारा नाम याद रहे। लद्दाख स्काउट पहाड़ों में अनबीटेबल है, उनको कोई नहीं रोक सकता। हम अगर पहाड़ के ऊपर, भारत के ऊपर जाएगा तो हम पानी भी नहीं होने से चलते, हम बर्फ से भी अपना प्यास बुझा सकते हैं। लद्दाख स्काउट रेजिमेंट का वॉर क्राई है किकी सोसो लार गया लोग। हम सोचते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम सफलताएं पाते हैं या जो कोई भी काम करते हैं, इट इज फॉर द गॉड। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पराक्रम अगर एक भाव है तो भारतीय सेना में ये एक जीती जागती तस्वीर भी है और उसी तस्वीर के अलग अलग पहलुओं से हम आपका परिचय कराते रहते हैं। आज हम उस राज्य में आए हैं जहां पर पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है, जहां एक एक सांस भी आती है तो कीमत बताकर आती है, जहां मौसम की परिस्थितियां कुछ ऐसी रहती हैं कि आपकी हर कदम पर कठिन परीक्षा होती है। आज मुलाकात कराएंगे इसी मिट्टी के बेटों से, लद्दाख स्काउट्स से। लद्दाख इकलौता क्षेत्र है जिसकी सीमाएं दो दुश्मन देशों से लगती हैं, एक ओर पाकिस्तान, दूसरी ओर चीन। एक ओर सियाचिन का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र, दूसरी ओर पूर्वी लद्दाख की दुर्गम चोटियां। लेकिन हर इलाके और हर दुश्मन से दो दो हाथ करने में सक्षम है लद्दाख स्काउट्स। हिस्ट्री में जो गाथा है वो बलिदान, सैक्रिफाइस, वैल्यू से भरपूर है। लद्दाख स्काउट रेजिमेंट 1948 के बाद जितनी भी जंगें हमने लड़ी हैं, हर जंग में हमने पार्टिसिपेट किया। मोर्चा मुश्किल है तो रहे, कुदरत बेरहम है तो हो,
इनका असाधारण साहस, अटूट देश प्रेम कुटिल से कुटिल दुश्मन को टिकने नहीं देता। ये ऊंचे से ऊंचे पर्वत के योद्धा हैं, ये पर्वतों के स्पेशल सोल्जर्स हैं। किस तरह से ये इस अल्टीट्यूड पे अपना दौड़ लगाते हैं, किस तरह से ये पहाड़ियों पे चढ़ते हैं, बिना सांस फूले, बिना रुके, बिना थमे, ये नॉन स्टॉप अपनी पहाड़ी पे चढ़ते हैं, अपने टारगेट को हासिल करते हैं। तो आप इनको देखेंगे कि बाकी लोगों के मुकाबले इनकी जो फिटनेस लेवल होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इन्हें पेश आने वाली हर चुनौती बेहद कड़ी होती है, लेकिन ये उन चुनौतियों से भी कड़क होते हैं। इसीलिए हर जंग में हंसते हंसते जाते हैं, मातृभूमि की रक्षा का प्रण हंसते हंसते उठाते हैं। जब 17 से 20 साल की उम्र के दरमियान एक रिक्रूट यहाँ पर आता है ट्रेनिंग के लिए, तो एक प्राकृतिक, एक नैसर्गिक फिटनेस तो उनकी रहती है, लेकिन जो ट्रेनिंग उन्हें यहाँ पर दी जाती है वो शरीर को बिल्कुल वज्र बनाने की होती है। अब यहाँ के यानी लद्दाख स्काउट्स के रेजिमेंटल सेंटर के बारे में ये चीज समझिए कि और पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो इतनी ऊंचाई पर रिक्रूट्स की ट्रेनिंग करती हो। स्पोर्ट्स में 5000 फीट के ऊपर कोई भी ट्रेनिंग ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग कहलाती है और बेहद कठिन की श्रेणी में आती है। ऐसे में 11,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर ट्रेनिंग की कठिनाई का अंदाजा आप लगा सकते हैं, खासकर तब जब ये ट्रेनिंग किसी स्पर्धा या खेल के लिए नहीं है बल्कि जंग के लिए दी जा रही है। देखिए, ये एक्सट्रीम फिटनेस जिसकी हम बात करते हैं, 11,000 फीट की ऊंचाई पर जो ये सारे रिक्रूट्स कर रहे हैं, ये बहुत ही कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। और किस लिए कर रहे हैं ये? हमारे शरीर के अंदर 5 कंपोनेंट होना जरूरी है: स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, स्पीड, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी। ये टेस्ट जो है स्पीड और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है। हाँ। 1 मिनट के अंदर कितना? 1 मिनट के अंदर एक्सीलेंट के लिए 17 करना होता है। हाँ। और गुड के लिए 16 करना होता है और सेट के लिए 15 करना होता है। उसके नीचे मंजूर नहीं है कुछ? इसके नीचे मंजूर नहीं, इसके नीचे फेल। लद्दाख स्काउट्स का ये ट्रेनिंग ग्राउंड 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दुनिया में इस ऊंचाई पर प्रशिक्षण का कोई मैदान मौजूद नहीं। सरल भाषा में समझें तो समुद्र लेवल से जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, लेकिन शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान सांसें तेज चलती हैं। फेफड़ों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने से मांसपेशियों पर तनाव बढ़ता है। ऊपर से लद्दाख में पेड़ पौधे लगभग न के बराबर हैं, यानी हवा में नमी नहीं रहती। मानव शरीर ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में काम नहीं कर सकता। पर ये जो यहाँ प्रशिक्षण पा रहे हैं, ये मानव नहीं है, ये तो महामानव है। मैं प्लेन से बिलोंग करता हूँ, तो अगर मैं जब भी ऊपर आऊंगा तो मेरे को कम से कम भी यहाँ 10 से 12 दिन चाहिए एक्लिमेटाइज करने के लिए और यहाँ सेटल होने के लिए। बाकी जो हमारे लोकल नूनूस हैं, हम प्यार से नहीं नूनू बोलते हैं, नूनू मतलब छोटा भाई। अच्छा। हाँ, तो इनको जो हमारे लोकल लड़के हैं उनको ये सब चीज जुटनी पड़ती है। वो पहले दिन या दूसरे दिन भी उनको अगर आप 15 से 16,000 फीट पे भेज दोगे तो 2-3 दिन में वो बिल्कुल सेट हो जाते हैं और लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। बर्फ हो, रात हो, अंधेरा हो, तूफान चल रहा हो, यहाँ पे हम जब इनफैक्ट जब वेदर बहुत खराब होता है, हम उस टाइम ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं, बिकॉज आगे चल के इनको उन्हीं टेम्परेचर में, उन्हीं वेदर कंडीशन में लड़ना पड़ेगा। लद्दाख स्काउट्स के रिक्रूट्स को जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो वैज्ञानिक आधार पर तैयार की गई है। आप ये करके देख लीजिए, इतना मुश्किल होता है। देखिए, क्रिकेट में एक योयो टेस्ट होता है जो आपने सुना होगा, वो 20 मीटर पे कोन्स रखे जाते हैं, उसमें आपको करीब 8 सेकंड का समय मिलता है। अब उसकी तुलना कीजिए जिसमें 5 मीटर, यानी कि आप एकदम स्प्रिंट ऐसे कर रहे हैं 11,000 फीट की ऊंचाई पर। आपके जो लंग्स की कैपेसिटी होती है, आपका जो स्टैमिना, आपका जो कोऑर्डिनेशन है, वो एक एक चीज यहां पर टेस्ट हो जा रही। कुल मिलाकर देखें तो लद्दाख स्काउट्स के प्रशिक्षण का लक्ष्य स्पष्ट है। ऐसे सैनिक तैयार करना जो विश्व के सबसे कठिन रण क्षेत्र में किसी भी दुश्मन से जल्द निपटने में सक्षम हो।
इन सैनिकों में स्टैमिना यानी लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता हो। ये सैनिक इन चट्टानों जितने ही सख्त हो। ऊंचे से ऊंचे पहाड़ों को ये बेहद तेजी से पार कर पाए। पेड़ पौधों या प्राकृतिक ढाल की गैर मौजूदगी में भी इनके आने की आहट दुश्मनों को बिल्कुल न लग पाए। कुल मिलाकर कहें तो ऐसे सैनिकों को तैयार करने का लक्ष्य, जिन्हें हम माउंटेन स्पेशल फोर्स कहें, यानी पहाड़ों के महायोद्धा। अलग अलग तरह के व्यवधानों को पार करना भारतीय सेना की ट्रेनिंग का अहम हिस्सा होता है। देखिए, कुछ बाधाएं होती हैं वो भौगोलिक होती हैं, यानी लद्दाख में प्राकृतिक तौर पर इन पहाड़ों को कैसे पार करना है, चढ़ना है, उतरना है, वो सब ये जवान जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं, यानी आप यहां से बाहर भी डिप्लॉय होंगे या फिर दुश्मन ने आपके इलाके में किस तरह की चीजों को लगा दिया है, तो पूरे बैटल लोड के साथ इस तरह की सक्रिय जगहों से आप कैसे तेजी से निकल सकते हैं और धावा बोल सकते हैं, ये ट्रेनिंग भारतीय सेना का ही अहम हिस्सा रहती है। समय के साथ भारतीय सेना के अलग अलग रेजिमेंट्स में भर्ती के नियम बदल गए और देश भर के सैनिक हर रेजिमेंट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कुछ रेजिमेंट्स में नियम अलग हैं। जैसे सिख रेजिमेंट में सिख सैनिक ही शामिल होते हैं, उसी तरह लद्दाख स्काउट्स में लद्दाख के ही अलग अलग इलाकों से आने वाले जवान शामिल किए जाते हैं। आजादी से लेकर अभी तक के हर लड़ाई का उनका जो प्रभाव था वो उनको लोगों पे पड़ा है। तो हर कोई चाहता है कि अपनी मातृभूमि और अपनी इस लैंड के लिए वो अपनी रक्षा करे और उस पे रक्षा के लिए मौका मिले। तो यहाँ पे कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी यहाँ पे लोगों में उतना ही जज्बा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे लद्दाख को ज्वाइन करें और अपने देश के लिए अपने कुछ कर दिखाए। यानी लद्दाख स्काउट्स में शामिल होने वाले हर नौजवान के शरीर का गठन प्राकृतिक तौर पर इन पहाड़ों के अनुरूप ही है। लेकिन इस संरचना को भी भारतीय सेना के संस्कारों के अनुसार ढलना होता है। युद्ध कला में पारंगत करना होता है, अनुशासन में बांधना होता है। लद्दाख स्काउट का जो एक रिक्रूट होता है, जब वो आता है तो उसकी लंग कैपेसिटी पहले से बड़ी होती है। तो यहाँ पर हम उसे बेसिकली टेक्निक, स्किल्स और उसको किस तरह से किसी ऑब्स्टिकल को नेगोशिएट करना है वो सिखाते हैं। और यहाँ पर आके वो जब ट्रेन होता है, फुल्ली ट्रेन आफ्टर 15 वीक BMT और 19 वीक AMT के बाद वो एक ट्रेन सोल्जर बन के निकलता है। तो उसके अंदर क्षमता बाकी लोगों से कहीं ज्यादा होती है। भले ही ये पहाड़ों की गोद में पले, युद्ध कला के कई गुर सीखना जरूरी है। कई दफा दुश्मन को चौंकाने के लिए जरूरी सबसे छोटा रास्ता सबसे कठिन रास्ता भी होता है। समय बचाने के लिए और आक्रमण में सरप्राइज के लिए उस कठिन रास्ते से जाना जरूरी होता है। इसीलिए इनकी ट्रेनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है पहाड़ों की चढ़ाई और पहाड़ों पर लड़ाई में पारंगत बनना। बाकी रेजिमेंट्स के मुकाबले पर्वतारोहण की इनकी ट्रेनिंग पर खासा जोर रहता है। इनको पहाड़ों में लड़ने की काबिलियत, मुश्किल से मुश्किल टेरेन जहाँ पे आप बाय हेप्टर नहीं जा सकते, बाय एनी अदर मींस नहीं जा सकते, जहाँ पे आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। और वो ग्लेशिएटेड भी हो सकता है, स्नो बाउंड भी हो सकता है, माइनस फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, 40 डिग्री टेम्परेचर्स, माइनस 50 डिग्री टेम्परेचर्स में लड़ने की काबिलियत, उसके ऊपर हम फोकस करते हैं, उसी की तालीम देते हैं। पहाड़ों पर निशानेबाजी की चुनौतियां भी अलग होती हैं। चूंकि जमीन समतल नहीं होती, इसीलिए ऊंचाई में फर्क के अनुसार फायरिंग का अभ्यास आवश्यक है। प्राकृतिक कवर न होने के कारण आड़ ढूंढना बेहद मुश्किल और फायरिंग ट्रेनिंग में इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। जब नया रिक्रूट भर्ती होके आता है, सबसे पहले हम इनको BMT ट्रेनिंग देते हैं 19 हफ्ते का। उसमें सबसे पहले हम हथियार का जो है स्कोर पोस्ट ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि स्कोर पोस्ट ट्रेनिंग के दौरान इनको हथियार का खोलना जोड़ना और इसका चाल और रुकों के बारे में जानकारी देते हैं। उसके बाद जब वो हथियार में माहिर हो जाता है, तब इस रेंज पे लाया जाता है। सबसे पहले इसको अपने हथियार का ज़ीरोइंग किया जाता है।
जब ये बंदे अपने हथियार के ऊपर भरोसा हो जाता है, तब यहाँ पे सबसे पहले 100 मीटर पे अभी हमने देखा लाइंग नीलिंग पोजिशन अट्ठो हथियार से फायर किया जाता है। उसके बाद जैसे जैसे ये अपने फायरिंग में माहिर हो जाता है तो 100 मीटर, उसके बाद 200, उसके बाद 300 मीटर से हम प्रैक्टिस करवा देते हैं। साथ ही इतनी ऊंचाई पर तेज हवाएं चलती और ये तेज हवाएं गोली और लक्ष्य के बीच चुनौती बनकर चलती। यानी निशानेबाजी के प्रशिक्षण में इन तेज हवाओं की दिशा और रफ्तार को परख कर कार्रवाई करने पर भी जोर होता है। कुछ एक चीज है जिनको थ्योरी ऑफ स्मॉल आर्म्स कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पे इनको स्मॉल आर्म्स की प्रशिक्षण देते हैं तो वहाँ पे विंड और ऑल्टीट्यूड दोनों का इफेक्ट पड़ता है एंड टेम्परेचर। तो जो ट्रेजेक्टरी है, जैसा आपने बताया, जो गोली की मार की क्षमता है, वो इन तीनों चीज़ों से उस पर फर्क पड़ता है। तो हम खासकर इसी चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं। शाम डालते डालते तो यहाँ की हवा का जो दबाव है वो थोड़ा सा तेज होते जाते हैं। इस हिसाब से जो हवा का दबाव है गोली के ऊपर असर डालते हैं। तो इस हिसाब से भी हवा का हक रखते हुए टारगेट को किस प्रकार से इंगेज किया जाता है उसको हम स्काउट पोस्ट द्वारा सिखाया जाता है। भारतीय सेना का प्रशिक्षण कभी भी केवल शारीरिक मजबूती पर केंद्रित नहीं होता। ये प्रशिक्षण कम समय में परिस्थितियों को परख कर निर्णय लेने की ट्रेनिंग देता है। आज की तारीख में आधुनिक से आधुनिक हथियार भले ही हमारे हाथों में आ गए हों, लेकिन युद्ध भूमि में जो सबसे ज्यादा साथ देता है वो है हमारा हौसला और हमारे प्रशिक्षित हाथ। इसीलिए ये जो बेनेट फाइटिंग की ट्रेनिंग आप देख रहे हैं, भले ही ये परंपरा बहुत ज्यादा पुरानी है, लेकिन आज भी युद्ध भूमि के संघर्ष, युद्ध भूमि की चुनौतियों को देखते हुए पूरी तरीके से प्रासंगिक है। हजारों फीट की ऊंचाई पर शारीरिक प्रशिक्षण, पहाड़ों पर चढ़ाई के हर तरीके में पारंगत बनना, ऊंचाई और वातावरण की चुनौतियों से निपटने की ट्रेनिंग और इसके साथ ही युद्ध की पारंपरिक कलाओं में प्रशिक्षण। बिनेट का मेन मकसद रहता है रिक्रूट के डर को निकालना। कुछ बिनेट फाइटिंग की जो कुछ खूबियाँ होते हैं उसके जैसे कि बेडर, बेरहम ये होता है। ये असोल्ट के दौरान बहुत काम में आता है, क्योंकि जब भी किसी बंकर के ऊपर असोल्ट करता है तो उसमें ये देखा जाता है कि अगर हमने ग्रेनेड फेंका तो ग्रेनेड से कुछ दुश्मन कैजुअलिटी होते हैं लेकिन मरते नहीं। तो उस दुश्मन को मार गिराने के लिए बेनेट फाइटिंग बहुत कारगर रहते हैं। तो इसलिए हर एक रिक्रूट को बेनेट फाइटिंग की कार्रवाई यहाँ पर सिखाया जाता है। कुल मिलाकर जिस वातावरण में मिनटों में सांसें उखड़ने लगती हैं, उस वातावरण में घंटों तक कठिन प्रशिक्षण का मकसद इन्हें इस ऊंचाई पर अजेय बनाना है। लद्दाख स्काउट्स की पूरे ट्रेनिंग शेड्यूल का मकसद यही है। इंडियन आर्मी के जो ट्रेनिंग करिकुलम है वो ऐसा बनाया गया है, और खासकर उसमें और थोड़ा मॉडिफिकेशन करके लद्दाख स्काउट यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स है, उसमें उनकी क्षमता को जितने लिमिट तक हम ले जा सके, उसमें वो हर चीज वैसे चीज हम एक जवान को रियलाइज करते हैं कि जो हमारे क्षमता है, जो आप नेचुरल होने के बावजूद भी उससे भी और ऊंचा लेके जा सकते हैं। तो ट्रेनिंग करिकुलम को हमने ऐसे स्ट्रक्चर किया हुआ जिसकी वजह से वो सोच से भी बहुत दूर तक के हम उनकी क्षमता को और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लद्दाख स्काउट्स की तैनाती प्रमुख तौर पर लद्दाख की सीमाओं पर की जाती है, यानी पाकिस्तान की ओर लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर चीन की ओर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक। ये तैनाती के लिए बेहद जटिल इलाका है। लद्दाख के पहाड़ 22,000 फीट की ऊंचाई तक जाते हैं। इस इलाके में ऑक्सीजन की कमी होती है। यहाँ बिना पेड़ पौधों के नंगी चट्टाने हैं तो ग्लेशियर भी हैं। इन इलाकों में भीषण ठंड पड़ती है। लद्दाख स्काउट्स के सैनिकों को इन भीषण परिस्थितियों के लिए हमेशा तैयार रहना होता है और पूरी ट्रेनिंग का फोकस यही रहता है। जब ठंड होती है, वेपन में बहुत चेंजेस आते हैं, इंडिविजुअल के अंदर बहुत चेंजेस आते हैं, उसके हाथ सिकुड़ जाते हैं, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है बिकॉज ऑफ द कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड। तो इन सारे चीज़ों को भी मद्देनजर रखते हुए इसीलिए हम रात को एकदम गहरे, जब तापमान एकदम ही नीचे पहुंच गया हो, उस टाइम पे हम जानबूझकर इनकी फायरिंग कराते हैं और इन सब चीज़ों की भी तालीम देते हैं ताकि आगे चल के लड़ाई के दौरान जब वो इसी सिचुएशन को फेस करेंगे
तो वो एग्जैक्ट अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। पर इस ट्रेनिंग में सुकून के पल भी होते हैं, हालांकि वो भी कुछ सीखने की खातिर ही। ये जो बॉक्सिंग मैच आप यहाँ पर देख रहे हैं, जज भी हैं यहाँ पर, रेफरी भी हैं, टाइम कीपर भी हैं, दर्शक भी हैं, सब हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल बाउट नहीं है। यहाँ जो मुकाबला चल रहा है ये नोविस बॉक्सिंग कहलाता है, यानी कि नौसिखियों की मुक्केबाजी। अब ये क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है कि कोई भी जब सेना में भर्ती होता है तो उसके मन से डर को निकालना होता है। यहां डर को निकालने के लिए ये मैच का आयोजन किया जाता है। आपके मन में न किसी के ऊपर प्रहार करने से पहले डर या संकोच होना चाहिए, न ही खुद पर प्रहार से पहले आपको डर होना चाहिए। डर निकालना है, मारने का भी और मार खाने का भी। इसीलिए यहां पर इस बॉक्सिंग मैच का आयोजन किया जा रहा है। खेल सैन्य प्रशिक्षण का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अलग अलग रेजिमेंट के रिक्रूट्स की नैसर्गिक ताकत को निखारने के लिए, कुछ नए स्किल सिखाने के लिए और टीम स्पिरिट जगाने के लिए। थोड़ी सी भी ट्रेनिंग मिली थी अभी कि कैसे करना है बॉक्सिंग? थोड़ी हमें पहले 2-3 दिन पहले हमें 10 दिन पहले हमें प्रैक्टिस कर रहा था। धीरे धीरे हमें अभी यहाँ पर हमें खेलने का मौका मिला, हमें बहुत अच्छा लग रहा है अभी। हाँ, तो ये कहते हैं कि किसी को मारने में डर नहीं लगना चाहिए या मार खाने में डर नहीं लगना चाहिए, तो वो डर निकलता है यहाँ पे? धीरे धीरे डर निकलता है, पहले डर भी होता है, अभी उतना डर नहीं रहता जितना पहले था। मुक्केबाजी के इस खेल में घूंसे बरसाने वाले दोनों योद्धाओं के लिए ये खेल बिल्कुल नया है और इसका मकसद भी यही है, मन से हर तरह के संकोच, वहम और डर को निकाल देना। जीत और हार का यहाँ कोई मतलब नहीं, यहाँ दोनों ही खिलाड़ियों को बस इस खेल से मतलब है। इसी तरह बास्केटबॉल जैसा खेल जो इनकी शारीरिक संरचना को चुनौती देता है, एक नई प्रतिभा सीखने का मौका देता है और एक टीम की तरह खेलने का अवसर और एहसास भी। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर क्यों लद्दाख में हर नौजवान का सपना होता है लद्दाख स्काउट्स में शामिल होना। वंदे मातरम। ये केवल जलती हुई आग नहीं है, ये इनके सीनों में धड़कती हुई एक ऐसी ज्वाला है जो ये कहती है कि चाहे रास्ते में कुछ भी आए, राष्ट्र रक्षा का संकल्प ऐसा रहेगा कि एक पल के लिए रुकेंगे नहीं, रुकेंगे तो दुश्मन के सर्वनाश के बाद। लद्दाख की समूची सीमा एलएसी और एलओसी के दायरे में है, लिहाजा इनका पूरा जीवन युद्ध के साए में गुजरता है। अभी जब से लद्दाख स्काउट रेज हुआ है तब से हमने जितने भी भारत में युद्ध लड़े हैं उन सब में बढ़ चढ़कर हमारे सैनिकों ने हिस्सा लिया है और उनमें बहुत मतलब बड़ी बड़ी विजय प्राप्त की हैं, चाहे वो तुर्तुक की विजय ले लो, बटालिक ले लो, कारगिल ले लो। बचपन से इन आंखों ने पाकिस्तान के पैंतरे देखे, चीन की साजिशें देखी, युद्ध का शोर सुना है, वीरता की कहानियां सुनी है। शौर्य इनकी रगों में दौड़ता है। लद्दाख में रहने वाले किसी भी युवा से पूछ लीजिए, वो सैनिक बनकर भारत माँ की सेवा करना चाहता है। हमारा चाहत यही है मैम कि हम अपने भारत माता की रक्षा करें, हम भी देश के लिए कुछ काम करें। ऐसा काम करें जो कि पूरे दुनिया भारत सब लोग हमारा नाम याद रहे और हम लोगों को हमेशा के लिए याद करते रहे। जी मुझे मतलब मेरा मामा पहले यहाँ फौज में थे, तो उन्हीं से इंस्पायर होकर मुझे मतलब लद्दाख स्काउट्स में आने का बहुत शौक था बचपन से ही। तो जो ही मैंने 12 पास किया तो मैं यहाँ भर्ती हो गया।
ये वीर न तो जान देने से डरते हैं, न जान लेने में हिचकते हैं। इन्हें तो शौर्य की परंपरा निभानी है, देश का नाम रोशन करना है। तब शायद मैं 8-9 क्लास में होऊंगा। अच्छा। 14-15 इयर्स का। तो तब से ये था कि दिमाग में कि अपने भाइयों की तरह बनना है, उनकी तरह ड्रेस पहनना है। जब वो छुट्टी पे आते थे उनकी तरह ड्रेस पहन के, उनकी ड्रेस पहन के, तब एक मोटिवेशन मिलती थी कि मैं भी कब एलिजिबल हो जाऊं कि इंडियन आर्मी को सर्व करूं। हाँ जी मैम, हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे पूर्वजों जो हमारे पिछले जनरेशन थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हमें भी एज उनसे मोटिवेशन मिलता है कि हम भी उनकी तरह करें और ये लद्दाख स्काउट का नाम ऊंचा करें। मर मिलने के लिए तैयार हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं मैम। जैसे पिताजी कहते थे कि ऐसा लड़ाई लड़ा तो बहुत प्राउड फील करते थे, तो वहीं से एक सपना था कि लद्दाख स्काउट में मैं भी भर्ती हो जाऊं। भारतीय सेना के अधिकतर रेजिमेंट्स का इतिहास आजादी से कई दशक पहले का है, पर लद्दाख स्काउट्स का इतिहास 1948 से शुरू होता है, जब स्थानीय लद्दाखी योद्धाओं को नुब्रा गार्ड्स के तौर पर संगठित किया गया। 48 में जब वो गिलगित बल्टिस्तान कैप्चर करके वो लद्दाख लेह की तरफ जब एडवांस कर रहे थे, तो यहाँ की लोकल्स ने वॉलेंटियर करके उन्होंने एक फोर्स बनाया जिसको नुब्रा गार्ड्स और नेशनल गार्ड्स के नाम से जाना जाते थे। तो उसी को जब अटैक को रिपेल किया, उसके बाद इंडिया ने सोचा कि ये एक पोटेंट फोर्स है, तो इनको एज ए मिलिशिया के तौर पे इनको 1952 में एनरोल किया 7 बटालियन JNK मिलिशिया के नाम से, और 1959 में दोबारा एक और यूनिट रेस किया जो कि 14th JNK मिलिशिया के नाम से जाना जाता है। एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर लद्दाख ने भले ही अभी पहचान पाई हो, लेकिन सैन्य जरूरतों के हिसाब से इनकी महत्ता भारत चीन युद्ध के बाद ही समझ ली गई थी। इसीलिए 1 जून 1963 को जम्मू कश्मीर मिलिशिया की 7वीं और 14वीं बटालियन को जोड़कर लद्दाख स्काउट्स का गठन कर दिया गया। उस समय लद्दाख स्काउट्स की भूमिका इनके नाम के अनुरूप थी, बेहद ऊंचाई वाले इलाकों में पेट्रोलिंग करना और दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखना। पर पहले सियाचिन में और फिर करगिल युद्ध में इन्होंने अपनी भूमिका से आगे जाकर जिस शौर्य का परिचय दिया, उसके बाद इन्हें 1 जून 2000 को भारतीय सेना की इन्फेंट्री रेजिमेंट का मान दे दिया गया। पॉप में जो हमारी भूमिका रही है, उसमें जो हमारा इतना अच्छा काम हुआ है, उसको देखते हुए हमें चीफ ऑफ स्टाफ का मेजर से हासिल किया गया, और उसके बाद हमारी 4 बटालियन खड़ी की, 1st, 2nd, 3rd, 4th लद्दाख स्काउट्स बटालियन, और 2001 में 5वीं बटालियन को खड़ा किया। 1948 से अब तक कभी नुब्रा गार्ड से जुड़कर तो अब लद्दाख स्काउट्स के तौर पर लद्दाख की भूमि ने अनेकों वीर देश सेवा में समर्पित किए। लद्दाख में ऐसे गांव के गांव हैं जहां हर घर में और हर पीढ़ी में एक सैनिक जरूर है। 63 घर यहां पे आज की तारीख में 80 से अधिक फौज में शामिल है, देश सेवा कर रहे हैं, और हर घर अगर हम देख लें तो 4-5 फौजी आपको हर घर में मिल जाएंगे। ये कैसा गांव हो सकता है, ये कैसा जज्बा हो सकता है, ये हम यहीं पे बातचीत करते हैं। आपने कौन कौन से युद्ध में लड़ाई की? मैं 71 में। 71 में? हाँ जी। किस सेक्टर में लड़े थे? मैं हम तुर्तुक सेक्टर में। तुर्तुक में। हाँ। आपके बेटे भी फौज में है? मेरे 2 बेटा है। हाँ। मैं भी फौज में था, मेरा 2 बेटा लद्दाख स्काउट में है इस वक्त। अच्छा। हाँ जी, यहाँ 63 गार है। 63 गार में से पूरा मैक्सिमम, किसी की घर में 5 है, किसी में 4 है, 5 तो मैक्सिमम ही है हमारा घर इस गाँव में। आपके दादाजी शहीद हुए इसमें? हाँ जी। 62 के युद्ध में? हाँ जी। और घर से कौन कौन रहा फौज में? हमारे खानदान में पूरा 12 या 13 आर्मी में है जी। तो हमें बहुत फक्र है कि हमारे खानदान से इतना देश की सेवा करने के लिए आर्मी ज्वाइन किया हुआ है। हाँ।
तो मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन घर में भी एक लड़के का जरूरत पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपके भाई हैं? और हाँ, मेरे फौज भाई में है। हाँ है, फौज में, और 2 भाई शहीद हुआ है। कहाँ पर? ये इधर है, कारगिल वार में। आपके भाई शहीद हुए हैं। आपका कौन है फौज में? जी, मेरा भाई है फौज में, इस समय बॉर्डर पे है, चेना बॉर्डर पे। और हर घर से 3, 4, 5 लड़के तो है ही है। इंशाल्लाह अगर जरूरत पड़े तो हम भी तैयार है अपने देश के लिए। आप लोग भी तैयार हैं अपने लिए? हम भी है। इनकी बातों में ही इनका कर्म झलकता है, इनकी वीरता में इनका धर्म झलकता है। लद्दाख की मिट्टी के नौजवानों ने शौर्य की अनगिनत मिसालें पेश की। भारतीय सेना की बाकी रेजिमेंट से अगर हम लद्दाख स्काउट्स की तुलना करें तो बहुत ज्यादा उम्र इनकी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर पराक्रम के लिए प्रेरणा के स्रोत के तौर पर इन्हें किसी की ओर देखना है तो अपने रेजिमेंट से आगे जाने की इन्हें आवश्यकता नहीं होती है। हर युद्ध में जिस तरह के पराक्रम का प्रदर्शन इन सब ने किया है, अपने आप में वो अद्वितीय है। कर्नल शिवांग रिंचन लद्दाख स्काउट्स के पहले महावीर चक्र विजेता और अब तक के इतिहास में सबसे कम उम्र के महावीर। केवल इतना ही नहीं, कर्नल रिंचन ने अपने करियर में 2 बार इस सम्मान को हासिल किया। 1948 में जब भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध चल रहा था, तब वो केवल 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के साथ रणभूमि में उतरे थे। 21,000 फीट की ऊंचाई पर उनके आधे प्लाटून को फ्रॉस्ट बाइट हो गई थी, लेकिन जिस निडरता से वो डटे, उन्होंने पाकिस्तान को लद्दाख में आगे बढ़ने नहीं दिया। उस समय उनकी उम्र केवल 17 साल थी। 1962 के भारत चीन युद्ध में उनके पराक्रम के लिए उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। 1971 के युद्ध में पश्चिमी मोर्चे पर तुर्तुक की लड़ाई में उनके शौर्य के लिए उन्हें दूसरी बार महावीर चक्र से नवाजा गया। लद्दाख स्काउट्स की 4 कंपनियां, मेजर शिवांग रिंचन उस टाइम, जो कि अब नहीं रहे हैं, कर्नल शिवांग रिंचन, जिनको कि एमबीसी बार मिला, उनके अंडर 4 कंपनियां जो थी, उनको तुर्तुक में और अटैक के लिए भेजा गया। उन्होंने उस लड़ाई में तुर्तुक में तकरीबन 900 किलोमीटर का एरिया लिबरेट किया, उसको अपने कब्जे में लिया, और इस युद्ध में हमें 1 महावीर चक्र, 3 शौर्य चक्र, 4 वीर चक्र, 2 सेना मेडल, 1 मेंशन इन डिस्पैच मिला गया। उन्नीस 1984 में सियाचिन ग्लेशियर के लिए ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत हुई थी, तो लद्दाख स्काउट्स की वीरता वहां भी दर्ज हुई थी। लद्दाख स्काउट्स की टीमों को कुमाऊं रेजिमेंट के साथ ग्लेशियर की जिम्मेदारी दी गई। जोजिला पास की बर्फीली ऊंचाइयों पर कई कई दिन तक ये पैदल चलकर तैनाती के लिए गए, ताकि दुश्मन को भनक न लग सके। लेकिन जिसे एक युद्ध ने पूरे देश की निगाहें इनकी ओर खींची, वो युद्ध था 1999 का करगिल युद्ध। करगिल लद्दाख में है, और करगिल और बटालिक सेक्टर में लद्दाख स्काउट्स 1999 में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैं प्लाटून कमांडर था उस वक्त अटैक का। मेरा साथ 20 जवान था। 2 खिल में हमको आदेश मिला अटैक करने के लिए जाना है। शाम के 9:30 बजे हम पॉइंट से निकाला था, तो रास्ता बिल्कुल ही उस वक्त तो हैंगिंग था, बिल्कुल खड़ी। उसमें हमने 3 रस्सी लगा के हम लोग ऊपर गया। उजाला होते होते ऊपर पहुंचा सुबह 6 जुलाई को। वहां पर उनका तकरीबन 10 बंदे बैठा हुआ था। हमने उसमें से 5 को मार गिराया, 1 जिंदा पकड़ा हमने, सिपाही हुनर शाह। पाकिस्तान का UMG 2 पकड़ा, पाकिस्तान राइफल 5 पकड़ा।
ये इलाका केवल जटिल ऊंचाइयों का नहीं है, बल्कि इस पूरे क्षेत्र में छोटे बड़े कई ग्लेशियर हैं और ऐसे इलाकों में भूगोल, मौसम और दुश्मन तीनों से लड़ाई लड़नी पड़ती है। चोरबाटला एक्सिस पर ऐसे ही मुश्किल मिशन में जुटे थे मेजर सोनम वांगचुक। 18,000 फीट की ऊंचाई पर उनके मिशन में शामिल था पूरे क्षेत्र की ऐसी किलेबंदी करना ताकि दुश्मन आगे न बढ़ पाए। लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ आगे बढ़ते हुए दुश्मन ने उनकी टुकड़ी पर घात लगाकर हमला कर दिया। भीषण गोलीबारी में एक एनसीओ शहीद हो गया। लेकिन लद्दाख स्काउट्स के शूरवीरों ने साहसिक पलटवार किया। काउंटर एम्बुश में 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बाकियों के पास मैदान छोड़कर भागने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा। पाकिस्तान अपनी हड़बड़ाहट में सारा असलहा पीछे छोड़ गया। सोनम वांगचुक के वीरों ने एक हेवी मशीन गन, एक यूनिवर्सल मशीन गन, रसद और गोलियां बरामद की। उसके बाद तो पूरी एक्सिस से दुश्मन का सफाया कर दिया। मेजर सोनम वांगचुक को असाधारण वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इनकी वीरता को हर कोई उनको सलाम करते हैं, उनको हर कोई इसको इज्जत देते हैं। खासकर लद्दाख के लोगों के लिए तो एक मिसाल है। करगिल युद्ध में लद्दाख स्काउट्स के पराक्रम की जबरदस्त मिसाल दिखी। खड़ी चढ़ाइयों को दनादन नाप लेना, ऑल्टीट्यूड के प्रतिकूल असर से प्राकृतिक ढाल लिए लद्दाख स्काउट्स के जवान दुश्मन पर हर मोर्चे पर भारी पड़ रहे थे। अब तक उनके बारे में शायद बहुत कुछ कहा सुना नहीं गया था, लेकिन अब उनके किस्से हर जुबान पर तैरने लगे थे। पर्वतों के योद्धा, जैसे साक्षात ईश्वर के योद्धा, इनकी जो विजय है वो सच्चाई को ही समर्पित है। इनकी जो जीत है वो ईश्वर की जीत है और इसीलिए इनके ध्येय वाक्य में अगर आप देखेंगे तो आपको यही समर्पित सोच मिलेगी। अगस्त 2017 को लद्दाख स्काउट्स को प्रेसिडेंट्स कलर्स से नवाजा गया। ये सम्मान उनको ही मिलता है जो दशकों से बेमिसाल दायित्व निभा रहे हैं। लद्दाख के नौजवान देश सेवा को इतने आतुर हैं कि बार बार ये मांग उठती है कि मौजूदा 5 बटालियन से आगे इनका विस्तार किया जाए। लद्दाख स्काउट्स के जवानों को प्यार से नूनू कहा जाता है, यानी छोटा भाई। इनकी भूमिका भी ऐसी रही कि आत्मीयता के साथ ये बाकी रेजिमेंट्स का साथ देते रहे। हालांकि अपने दम पर भी इन्होंने बड़े अभियान पूरे किए। शौर्य इनकी परंपरा है जो इनके रेजिमेंटल गीत में भी झलकती है। कीकी सोसो लहार गेलो, ये हमारा एक शब्द घोष है जिसका मतलब है विक्ट्री टू गॉड, कि जो भी इनकी जीत है, जो भी इन्होंने विजय प्राप्त की है, वो भगवान के नाम से है, वो इनके भगवान को समर्पित है। तो कीकी सोसो लहार गेलो वही है। एक अलग जोश भर देता है ये घोष, जब भी आप बोलते हो सब में अलग से जोश आ जाता है। लद्दाख स्काउट्स को स्नो लेपर्ड्स भी कहा जाता है। 5 बटालियंस में से कम 2 हमेशा सर्वाधिक ऊंचाई वाले पोस्ट पर तैनात रहते हैं। लद्दाख स्काउट का इंसिग्निया आइबेक्स है। आइबेक्स एक हाई एल्टीट्यूड और हाई माउंटेन रेंजेस में पाए जाने वाले एक जानवर है, जो कि उसकी खासियत है कि ऐसी ऊंचाई को आसानी से वो चढ़ सके और आसानी से ऐसे इलाकों में अपना वो मूव कर सके और अपने ऐसे मुश्किल इलाकों में रहने की जो क्षमता है वो उसमें रखते हुए, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए और जो लद्दाख स्काउट्स या किसी भी स्काउट्स यूनिट्स की जो इंसिग्निया है, तो इसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ध्यान में रखें, इंसिग्निया रखें। कीकी सोसो लहर ग्यालो यानी विक्ट्री
इन द नेम ऑफ गॉड, ईश्वर के नाम हर विजय। यही है इनका फलसफा भी, यही है इनका वॉर क्राई। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।